क्योंकि वो बैठक ही इसीलिए बुलाई गई थी कि जो एनडीए के जो जितने भी घटक दल हैं वो सभी अंबेडकर को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें अमित शाह का बचाव करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए, उस बैठक में ही नहीं गए, बल्कि उसके बाद भी उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि उसके बाद ही अमित शाह का एक बयान, उससे पहले एक बयान और आ गया था, सीएम पद को लेकर था। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जबरदस्त दबाव में बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनका जो वोट है, कि बीजेपी का जो वोट है वो अपर कास्ट का है, और जो ओबीसी वर्ग का वोट है, जो क्रीमी लेयर वाला जो वोट है वो बीजेपी को वोट करता है। लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, ये वर्ग बीजेपी को वोट नहीं करता है। और बीजेपी कोशिश तो इसको लेकर कर रही है, लेकिन जो बयान आते हैं उनकी पार्टी की तरफ से, बयान ही नहीं कह सकते बल्कि जो पार्टी की नीतियां हैं उसको देखते हुए ये वर्ग बीजेपी के हाथ में नहीं आता है, कि भाई उनको लगता है कि बीजेपी को हम वोट तो दे देंगे लेकिन जो हमारे अधिकार हैं उनको ही बीजेपी उन अधिकारों को सीमित कर देगी। तो इसीलिए बिहार की राजनीति में बीजेपी, जो जितने भी बीजेपी के एलाइज आप देखेंगे तो उनका जो आधार है वो उसी वर्ग में ज़्यादा है। तो बीजेपी इसीलिए उनसे गठबंधन भी करती है कि ताकि दलितों का, अति पिछड़ों का उसको वोट मिल जाए। लेकिन वोट तो मिल जाता है, लेकिन आप उनको हिस्सेदारी नहीं देते हैं। और राहुल गांधी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भाई जाति जनगणना करवा लीजिएगा, लेकिन उन्होंने यही बोल दिया कि सरकार नहीं करवाती है, मोदी सरकार। तो बोले हम इन्हीं के सामने, भाई जिस सरकार कब तक बढ़ेगी, 29 में चुनाव होगा, 29 में बदल जाएगी, बदल तो 24 में ही गई थी। यदि कुछ सीटें कम हो जाती हैं, 15-20 सीटें भी यदि सरकार के पास कम आती हैं एनडीए के पास में, तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। 234 तक तो महागठबंधन भी पहुंचा था और 293 एनडीए को मिली थी, जबकि बात 400 पार की हो रही थी। आपने यह भी देखा होगा कि जो चुनाव चला था, मीडिया का रुख क्या था, मीडिया एक तरफा बता रहा था कि 400 सीटें मिल रही हैं, 450 सीटें मिल रही हैं। जो एक न्यूट्रल वोट होता है उसको पूरी तरीके से उसने एनडीए की तरफ डाइवर्ट करने की भूमिका निभाई थी। लेकिन आज की तारीख में चुनाव हो जाता है तो ये बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि इस 293 जो सीटें मिली थी, इस बार यदि चुनाव होगा तो 193 भी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत लगाई हुई है किसी तरीके से सरकार बच जाए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि संभवतः बीजेपी नए चुनाव के लिए तरफ जा सकती है, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि यदि आज चुनाव हो जाता है, और 29 में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन आज चुनाव होता है तो बीजेपी की हार तय है। और यही स्थिति बनी रहती है तो संभवतः क्या 29 में इससे ही बड़ी हार हो जाए बीजेपी के। तो कोशिश तो लगातार बीजेपी की चल रही है कि अपने सहयोगियों को बचाए रखा जाए, और उसी लिए जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद दिल्ली में तुरंत ही अमित शाह का सक्रिय हो जाना, जबकि अमित शाह से इस समय जो आप लगातार देख रही हैं नीतीश कुमार दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई चीज़ें चल रही हैं बिहार के अंदर। बिहार में जो भी कुछ होगा उसका असर सीधा सीधा दिल्ली तक पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके करीबियों को तोड़ा जा रहा है। जैसे आपने चिराग पासवान की भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि चिराग पासवान लगातार जो 1 महीने पहले तक जो बयान दे रहे थे उसमें तो वो नीतीश की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 दिन से चिराग पासवान ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। अब वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ही परसों बीपीएससी के छात्रों को लेकर कहा कि भाई यदि हम सत्ता पक्ष में सरकार में नहीं होते तो हम भी आंदोलन कर रहे होते। उनसे जब सवाल किया गया कि भाई सीएम पद का उम्मीदवार कौन, क्या नीतीश कुमार हैं, तो बोला एनडीए से होगा। मतलब एक तरीके से जो पहले नीतीश कुमार के नाम की माला जप रहे थे चिराग पासवान, अब वो कहने लगे हैं कि एनडीए से होगा। और अब तो ये खबर भी आ रही है कि चिराग पासवान ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि हम 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। अब बिहार में 243 सीटें हैं, एनडीए के साथ में 5 दल हैं। अगर 70 सीटें चिराग पासवान के पास में ही चली जाती हैं तो कितना, 173 सीटें बचेंगी। 173 सीटों में बीजेपी किस तरीके से बंटवारा करेगी? भाई मांझी का दावा 20 सीटों का है, जितनी सीटें मांझी मांग रहे हैं उतनी ही सीटें फिर उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं। तो उस आधार पर तो 70 सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार को भी लड़ने के लिए नहीं मिल पाएंगी। और दूसरी बात यह भी चल रही है कि बीजेपी की ही ये कोशिश चल रही है कि जो चिराग पासवान है उनको बड़ा हिस्सा कम से कम चुनाव में दिया जाए। 70 सीटों की चिराग डिमांड कर रहे हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर चिराग पासवान के कोटे कम से कम 35 से 40 सीटें निकालना चाहती है। बीजेपी वही खेल खेलने की कोशिश कर रही है जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेला। एक तरह से विकल्प के तौर पर तो खड़ा नहीं करना चाह रही है चिराग पासवान की पार्टी को कि आगे के लिए। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं यदि वो उनसे नाराज होकर कहीं जा रहे हैं तो आप देख रही हैं वो कांग्रेस या जेडीयू की तरफ, आरजेडी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो हम में शामिल हो जाते हैं या फिर वो आरएलजेपी में शामिल हो जाते हैं। जिस तरीके का नीतीश कुमार के साथ खेल चल रहा है वो नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है। जो आपने बोला कि चिराग पासवान को विकल्प बनाया जा रहा है, चिराग पासवान को बीजेपी अजीत पवार वाली हैसियत में लेके आने की कोशिश कर रही है कि यदि महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आता है तो फिर नीतीश कुमार उस पर नहीं हो,
कि भाई नीतीश कुमार इधर जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। वो चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान उस पोजीशन में आ जाएं कि चिराग पासवान के साथ में हमारी सरकार बन जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ कि महाराष्ट्र में यदि एकनाथ शिंदे चाहते कि भाई हम आपके साथ में नहीं है तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो अजीत पवार थे उनके साथ ही बीजेपी की सरकार बन रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शिंदे ने अपना एक तरीके से हथियार डाले थे, उसी तरीके से चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी हथियार डाल जाएं। तो वही चीज बीजेपी की चल रही है और ये चीज नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है। चिराग को लाकर कहीं ना कहीं वही स्थितियां महाराष्ट्र वाली पैदा करनी है और नीतीश कुमार को कमजोर करना है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मजबूर होना पड़ा क्योंकि अजीत पवार ने पहले हथियार डाल दिए थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अजीत पवार को तो शुरुआत से ही पता था कि भाई उनके ऊपर ईडी के बहुत सारे मामले चल रहे हैं, वो ईडी के उसमें फंसे हुए थे, तो उनको तो सीएम पद वैसे ही नहीं मिलना था। और दूसरी बात यह थी कि जो अजीत पवार को पार्टी को जो सीटें दी गई थी वो 52 से सीटें दी गई थी, 58 पर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए थे। 6 सीटें उन्होंने ऐसी थी जहाँ महायुति गठबंधन का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपना भी उम्मीदवार उतार दिया था और अधिकतर पर उनकी पार्टी का उम्मीदवार हार भी गया। लेकिन अजीत पवार को जिस खेल के लिए तैयार किया गया था, अजीत पवार ने वो खेल पूरा खेला, क्योंकि जैसे ही चुनाव नतीजे आते हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा होता है कि भाई हमारे नाम पर इतनी सीटें मिली हैं, तो अजीत पवार दिल्ली में जाकर, क्योंकि शिंदे तो गए भी नहीं थे, अजीत पवार दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मिलकर उनको समर्थन दे देते हैं कि भाई जिसका सीएम बनाना उसको सीएम बना दो आप, हमारा समर्थन है उसको। तो जब अजीत पवार ने बीजेपी का समर्थन किया, उसके बाद ही शिंदे को हथियार डालने पड़े थे। और वही चीज बीजेपी नीतीश कुमार के संग में खेलने की तैयारी कर रही है। पहली कोशिश तो यही हो रही है कि जिस तरीके से शिंदे को वहां 80 सीटों पर समेट दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, वही वो चाहती है कि नीतीश कुमार को भी 80 सीटों के आसपास समेट दिया जाए, क्योंकि बिहार में 243 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटें थी। अगर बीजेपी 80 सीटों के अंदर नीतीश को समेटने में कामयाब हो जाती है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने 70 सीटों का दावा किया है, जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने 20 सीटों का दावा किया है, अगर उनकी डिमांड को आधा भी मान लिया गया तो मान के चलिएगा नीतीश कुमार को के लिए 80 सीटें भी हासिल करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से हम बीजेपी ने नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रखी है अलग से, आप देखिए प्रशांत किशोर को देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर किसके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की तारीफ कौन कर रहा है? चिराग पासवान प्रशांत